गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज आज हम स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। प्रतिष्ठा बैच की पहली क्लास होगी आपकी। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये प्रतिष्ठा बैच स्टार्ट हो रहा है आपका 25 अप्रैल से। ये है आपके एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम के लिए। तो एमपी सब इंजीनियर एग्ज़ाम जो है आपका 1 या 2 मंथ में कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग से कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो वीडियो को कम्प्लीटली देखिए तो आपको एक अच्छा सा आइडिया लग जाएगा कि इन्वायरमेंट का क्या वेटेज है और जो वेटेज है उनमें फिर कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें पता चलेंगी। चलिए स्टार्ट करते सेशन को। ओके, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में कौन कौन से सेगमेंट को पढ़ने वाले हैं, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या पढ़ते हैं, उससे पहले इसके वेटेज के बारे में हम बताएंगे। फिर हम बताएंगे कि इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम क्या क्या पढ़ते हैं। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो वेटेज है गाइज आपके एग्जाम में, मैं वेटेज ले लेता हूँ आपके 2020 के पेपर के अकॉर्डिंग। 2020 के पेपर के अकॉर्डिंग हम वेटेज कंसिडर कर लेते हैं। तो 2020 में जो मॉर्निंग शिफ्ट में पेपर हुआ था 9 दिसंबर 2020 को, उसमें 14 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे एक शिफ्ट के अंदर। इवनिंग शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें 10 क्वेश्चन आए थे। इसी तरीके से पहले 18 में भी कुछ वेटेज था। कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है और कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग वन ऑफ द मोस्ट सब्जेक्ट है जिसका वेटेज इंक्रीज हो रहा है। तो ऑन एन एवरेज 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, 10 से 12 नंबर के। अब इतनी बड़ी इन्वायरमेंट में क्या क्या पढ़ना होगा आज हम देख लेते हैं। ओके, आज हम देख लेते हैं। यदि हम इसके सिलेबस पैटर्न की बात करें, सिलेबस की बात करें, पहले हम सिलेबस पे डिस्कस कर लेते हैं। इसके टोटल 8 चैप्टर हम पढ़ेंगे, टोटल 8 चैप्टर पढ़ेंगे। अब ये सिलेबस में टॉपिक कैसे आते हैं, एक फ्लो डायग्राम बनाएंगे, उसके थ्रू हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके थ्रू हम आपको डिस्क्राइब करेंगे। कुछ इस तरीके का वेटेज है, इसको आप देख सकते हैं ये हमारे पीपीटी में कि ये चैप्टर के नाम हमने दिए हैं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आए हैं 2016 से लेकर 2020 तक। ठीक है, जैसे पहला वाला चैप्टर है वाटर डिमांड, इट्स सोर्स एंड कन्वेंस, इससे 17 क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वालिटी पैरामीटर ऑफ वाटर, जो पीने वाला पानी होता है उसके कौन कौन से क्वालिटी होती है उनके बारे में 21 क्वेश्चन आए हैं। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर से 27 क्वेश्चन आए हैं। स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर से 8 क्वेश्चन आए हैं। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स 8 क्वेश्चन आए हुए हैं। स्टोरेज सिस्टम एंड सीवर अपरटेनेंसेस से 24 क्वेश्चन आए हुए हैं। सीवेज ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ सीवेज वेस्ट 26 क्वेश्चन आए हैं। पॉल्यूशन से अब तक के 2 क्वेश्चन आए हैं। तो इस तरीके कुछ वेटेज है। इस वेटेज के अकॉर्डिंग आप कंसीडर कर सकते हैं कि हमें किस सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा टाइम किस चैप्टर में बहुत ज़्यादा टाइम देना है, किस चैप्टर में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है। यहाँ से एक आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हमारे पास वेटेज है कि 2016 से 2020 तक किस तरीके के क्वेश्चन आए हुए हैं। अब एक क्वेश्चन आएगा सर आप बता दो 2020 में किस किस चैप्टर से क्वेश्चन आए हैं, वो भी हम हर एक चैप्टर में आपको डिस्क्राइब करते जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, अब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को इंजीनियर्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग को इंजीनियर्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत पड़ गई और इसमें क्या क्या हम पढ़ते हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ते हैं। देखिए बेसिकली इसके अंतर्गत हम 4 चीज़ें पढ़ते हैं। वो 4 चीज़ें क्या हैं, एक तो हम पानी के बारे में पढ़ते हैं, हवा के बारे में पढ़ते हैं, ध्वनि के बारे में पढ़ते हैं और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। ये 4 कंपोनेंट हैं जो कि एक इंसान को जीने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में 4 कंपोनेंट को हम पढ़ते हैं, पानी के बारे में, एयर के बारे में, सॉलिड के बारे में, नॉइज़ के बारे में। ये जो 4 कंपोनेंट है ना इतने ज़्यादा क्रूशियल हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। अब जब ये क्रूशियल है हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम ना तो पानी के बिना रह सकते हैं, ना तो एयर के बिना रह सकते हैं, ना तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के सॉलिड का प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं हुआ तब भी हम अच्छे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ड्यूटी बनती है कि इनको बहुत अच्छे से मैनेज किया जाए। तो इनको मैनेज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब कर देते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कमेटी बनाई, एक संगठन टाइप से बनाया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट। इसके अंतर्गत कुछ रूल्स बनाए गए हैं। इन रूल्स से डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वाटर पॉल्यूशन एंड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974 में बना था कि पानी को पॉल्यूट होने से बचाना है, यदि पानी पॉल्यूट हो जाता है तो किस तरीके से उसको निदान पाना है। इन सारी चीज़ों पर
एक एक्ट बना था 1974 में, दूसरा बना था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में। ये तो बहुत खतरनाक एक्ट था। इसका दूसरा नाम होता है नो राइट टू अपील, नो राइट टू अपील। इसके अंतर्गत जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है, इनका उल्लंघन करते हैं और आपको कोई पनिशमेंट मिलता है, तो आप बाद में आप ये नहीं कह सकते पनिशमेंट क्यों मिला है, क्योंकि पहले से एक्ट में लिखा गया है कि ये रूल्स एंड रेगुलेशन इनको फॉलो करना है। तो ये भी आपके इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है, ध्यान में रखिएगा। तीसरा है हजार जो आपके खतरनाक पदार्थ होते हैं, जैसे न्यूक्लियर वेस्ट से कोई केमिकल निकला है, तो उनको कैसे मैनेज करना, किस तरीके से हैंडल करना है, उसके लिए जो एक्ट बनाया गया था वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। तो तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वाटर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट 1974, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, और जो हजार्डियस वेस्ट मैनेजमेंट होता है, मतलब जो न्यूक्लियर वेस्ट से निकलने वाले पदार्थ हो गए जो खतरनाक होते हैं मानव जीवन के लिए, उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, कैसे हैंडल किया जाए, वो किसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आता है। ये मैंने तीन चीज़ें आपको बता दी, तीन आपको रूल्स एंड रेगुलेशन बता दिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाई थी, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंतर्गत आते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे जो चार चीज़ें हैं, वाटर है, एयर है, आपका नॉइस एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है। आपके सब इंजीनियर एग्जाम में हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसका कितना वेटेज किसका रहने वाला है। देखिए, जो हमारा इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का जो क्राइटेरिया हो तो अलग होता है, लेकिन अभी हम एग्जाम की बात करें तो हमारे एग्जाम में 95% क्वेश्चन वाटर से आएंगे, ठीक है। एयर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से 5% क्वेश्चन आते हैं। यदि आपके एग्जाम में 14 क्वेश्चन आए हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 12 से 13 क्वेश्चन आपके वाटर से आएंगे, वाटर वाले से। तो जो वाटर वाला इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये वाटर में हम क्या पढ़ेंगे, जो पानी हम पीते हैं इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, हम इंजीनियर्स हैं तो हमारी ड्यूटी बनती है, हमारी क्या ड्यूटी बनती है कि हम एनिमल्स को, ह्यूमंस को सूटेबल वाटर प्रोवाइड करें वेरियस यूजेस के लिए। अब बात आती है सूटेबल वाटर क्या है। हम इंजीनियर्स हैं, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम जो पानी प्रोवाइड करेंगे जनता को, वो पानी सूटेबल होना चाहिए। सूटेबल वाटर का मतलब ये है कि जो आप पानी प्रोवाइड करेंगे, यदि कोई इंसान उस पानी को पीता है तो बीमार ना पड़े, पानी को पीता है तो बीमार ना पड़े, ये हमारी ड्यूटी है, ये हमारा धर्म है, क्योंकि हम इंजीनियर्स हैं, सिविल इंजीनियर्स हैं। तो सूटेबल वाटर हम कैसे बनाएंगे, फोर्स से लेकर के पानी प्रोवाइड कर देंगे कि सूटेबल वाटर कैसे बनाएंगे। एक फ्लो चार्ट समझिए, यदि आप इस फ्लो चार्ट को बहुत अच्छे समझते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग यदि हमसे पढ़ते हैं तो सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है, 95% क्वेश्चन आप टिक करके आएंगे। ये फ्लो चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आने वाले जितने भी चैप्टर है ना, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से मैं पढ़ाने वाला हूँ। तो चलिए मैं आपको फ्लो चार्ट बना के दिखाता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए होगा क्या इसके अंतर्गत, जब किसी सिटी को हमें पानी सप्लाई करना होता है, किसी सिटी को पानी सप्लाई करना होता है तो किस किस तरीके का प्रोसेस होता है उसको जानते हैं हम। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सोर्स का जुगाड़ करना पड़ेगा। पानी का सोर्स कहाँ से है, तो पहले हम सोर्स फाइंड आउट करेंगे। क्या हम फाइंड आउट करेंगे, सोर्स फाइंड आउट करेंगे। अब इस सोर्स में क्या क्या आता है, सोर्स में कई सोर्स आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपका डैम हो गया, है ना, डैम है, या फिर रिवर में वाटर है, या फिर कोई पॉन्ड है, ठीक है, या फिर कोई वेल है, ट्यूब वेल है, ये मान लो सोर्स। हमें सोर्स का पता चल गया। अब इस सोर्स से हम क्या करेंगे, इस सोर्स से पानी को लेंगे। इस सोर्स से डायरेक्टली पानी को लेकर के हम जनता को सप्लाई नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले पानी की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो देखिए। इसके बाद इस पानी को हम क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में इस पानी को हम क्या करने वाले हैं, ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो क्या ट्रीटमेंट देंगे, पहले पता तो चले बीमारी क्या है, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है इस पानी के अंदर। तो उससे पहले हम चेक करते हैं वाटर क्वालिटी पैरामीटर। क्या चेक करते हैं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर। जब हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लेंगे तभी तो जाके वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। जब तक डॉक्टर आपके जो डिसीज होती है उसको डायग्नोस नहीं कर लेता तब तक ट्रीटमेंट नहीं देता। वैसे ही हम चेक करेंगे इस पानी के अंदर जो क्वालिटी पैरामीटर है, फिजिकल क्वालिटी पैरामीटर, केमिकल क्वालिटी पैरामीटर, बायोलॉजिकल क्वालिटी पैरामीटर,
इन सब को पता कर लेते हैं। अब ये देखिए, ये आपका फोर्स है, फोर्स से पाइप के थ्रू पानी ले जा रहे थे, उससे पहले ही हम वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक कर लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होती है, वो सभी यूनिट आगे हम बताने वाले हैं आपको। तो उन यूनिट के थ्रू पानी गुजरेगा ट्रीटमेंट प्लांट में, फिर हमारा पानी साफ हो जाएगा। पानी साफ होने के बाद जो पानी हमें मिलता है वही पानी आपका फुटेबल वाटर होता है। क्या होता है, फुटेबल वाटर होता है। यदि आप इस पानी को किसी इंसान को आप पीने के लिए देते हैं, किसी टाउनशिप में सप्लाई करते हैं, तो बीमार नहीं पड़ेंगे, वो बीमार नहीं पड़ेंगे। ये आपका फुटेबल वाटर है। अब फुटेबल वाटर किसको मिलेगा, ये मान लो कोई टाउनशिप है, ये क्या है, टाउनशिप है, तो यहाँ जो ह्यूमन्स रहते हैं, ठीक है, यहाँ जो एनिमल्स रहते हैं, इन सबको ये पानी मिलेगा, इन सबको ये पानी मिलेगा, ठीक है। तो अब ये जो पानी हम साफ किए हैं, इस पानी को डायरेक्ट ऐसे थोड़ी सप्लाई कर देंगे, कोई ना कोई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बनाना पड़ेगा। आपने देखा होगा ओवरहेड वाटर टैंक, ओवरहेड वाटर टैंक कुछ इस तरीके का होता है। जो ज़मीन से ऊपर होता है क्या होता है, ओवरहेड वाटर टैंक होता है। जो ज़मीन से नीचे होता है वो क्या होता है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, जिसको सम्प भी बोलते हैं। तो हम ये जो पानी साफ करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में, इस पानी को ओवरहेड वाटर टैंक यहाँ बनाएंगे। जब टर्मिनेट बना के दिखाता हूँ आपको, ओवरहेड वाटर टैंक बनाएंगे। फिर इस ओवरहेड वाटर टैंक से पानी को क्या करेंगे, किसी पर्टिकुलर टाउनशिप में सप्लाई करने वाले हैं। कुछ इस तरीके का ओवरहेड वाटर टैंक रहेगा। फिर यहाँ से पानी सप्लाई होगा। तो पहले पानी तो जस्ट अ मिनट, ये जो पानी है पहले इसमें जाएगा ओवरहेड वाटर टैंक में, ये आपका फुटेबल वाटर है, ये आपका कौन सा वाटर, फुटेबल वाटर है। फिर इस पानी को हम देंगे टाउनशिप में, टाउनशिप में पानी सप्लाई कर दिए, जनता उस पानी को यूज करेगी। मान लीजिए यदि आपने 100 लीटर पानी दिया है, लेट सपोज, तो वो आपका 80 लीटर पानी, यानी आपने जितना पानी दिया है उसका 80% पानी गंदा पानी होकर निकलता है, वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। कैसा निकलता है, वेस्ट वाटर के रूप में निकलता है। तो 80% पानी कैसा निकलेगा, वेस्ट वाटर के रूप में, गंदा पानी के रूप में निकलेगा, वेस्ट वाटर के रूप में निकलेगा। अब उस पानी को हम क्या करेंगे, उस पानी को हम क्या करेंगे, तो उस पानी को हम ले जाएंगे कहाँ, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। कहाँ ले जाएंगे, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाएंगे, या फिर कहते हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। यहाँ इस पानी को ले जाएंगे और पानी को ले जाने के बाद इस पानी को क्या करेंगे, साफ करेंगे। तो उससे पहले भी क्या करते हैं, जैसे अब जो गंदा पानी मिलेगा, ये गंदा पानी किसके थ्रू जाता है, सीवर लाइन के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, सीवर लाइन के थ्रू जाता है, ठीक है, किसके थ्रू जाएगा, सीवर लाइन के थ्रू जाएगा। तो अब इस पानी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स देखना पड़ेगा ना। पानी को साफ करने से पहले हमें देखना पड़ेगा ये जो गंदा पानी है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो एक टॉपिक यहाँ बनेगा आपका वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स, वेस्ट वाटर पैरामीटर कह सकते हैं, वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं आप। इस सीवर के थ्रू पानी गया किसके अंदर, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। अब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से पानी को हम क्या करेंगे, पानी को ट्रीटमेंट देने के बाद हमारा जो पानी निकलेगा इफ्लुएंट होगा, बिल्कुल गंदा पानी, इफ्लुएंट। तो इस इफ्लुएंट को हम क्या करेंगे, इस इफ्लुएंट को चेक करते हैं, इसकी बीओडी वगैरह चेक करते हैं। बीओडी वगैरह चेक करने के बाद इस पानी को हम डिस्पोजल करते हैं। क्या करते हैं, डिस्पोजल करते हैं। अब डिस्पोजल भी अलग अलग तरीके से होता है कि समुंदर में आप ले जाके छोड़ दो, किसी ज़मीन में छोड़ दो। जब डिस्पोजल ऑफ वाटर हम पढ़ेंगे तब ये चीज़ें हमें पता चलेगी किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करते हैं। ओके, तो फ्लो चार्ट आपको कुछ आइडिया लग रहा है। इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप कंप्लीट इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के वाटर वाले सेक्शन को बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। ओके, मैं फिर से क्विकली रिवाइज कर देता हूँ। यहाँ पास क्या लिखा है, फोर्सेस के बारे में। सबसे पहले हम फोर्स का पता लगाएंगे, ठीक है, कि क्या क्या फोर्स अवेलेबल है वाटर के लिए। फिर उससे वाटर क्वालिटी पैरामीटर चेक करेंगे। फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके पानी को साफ करेंगे। फिर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू पानी को टाउनशिप में ले जाएंगे। टाउनशिप में पानी को उस जनता यूज करेगी, जो गंदा पानी निकलेगा सीवर के थ्रू कहाँ जाएगा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जाएगा, ठीक है। उससे पहले उसके वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स हम चेक कर लेंगे। फिर जो इफ्लुएंट निकलता है उसको डिस्पोज ऑफ कर देते हैं, जो इफ्लुएंट निकलता है उसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि आपको हम करने क्या वाले हैं, क्या क्या हम करने वाले हैं। तो जो भी चैप्टर अभी हम आपको बताए हैं उन चैप्टर इसी के बेसिस पे हैं, ये चैप्टर सभी उसी के बेसिस पे हैं। तो चलिए मैं चैप्टर को निकाल के दिखाता हूँ इस फ्लो डायग्राम से। पहला वाला लेक्चर बिल्कुल बेसिक रहेगा, ठीक है, बिल्कुल बेसिक रहेगा। इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग का मैं फाउंडेशन तैयार कर रहा हूँ, इसके बाद हम टू दी पॉइंट चलने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, जो आप फोर्स बनाए हैं, जो आप फोर्स बनाएंगे,
फोर्स में मान लीजिए आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, आप डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए, या फिर मान लीजिए आप ट्यूबवेल बना रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि भैया जो आप पानी देने वाले हैं कितने पानी की ज़रूरत है, आपको कितने पानी की ज़रूरत है। वो कैसे पता चलेगा? मान लो आप इंदौर में हैं, ठीक है, इंदौर में हैं, आप विजयनगर में हैं, ठीक है, विजयनगर में हैं। अब इस विजयनगर में आपको पानी सप्लाई करना है, विजयनगर के एरिया में आपको पानी सप्लाई करना है, तो हमें पता होना चाहिए कि वहाँ कितनी जनता रहती है और जनता को कितना पानी चाहिए होगा। यानी वाटर डिमांड हमें पता करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वाटर डिमांड पता करना पड़ेगा। यदि हमें वाटर डिमांड का आइडिया लग गया तभी तो हम फोर्स बना पाएंगे। तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है कि भैया वहाँ कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन है, और एक इंसान को एक दिन में कितना पानी चाहिए, पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या है, पर कैपिटा वाटर डिमांड क्या है, वाटर डिमांड। यदि आपको ये पता चल गया तो आप बहुत आसानी से फोर्स का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे, फोर्स का कंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो जो पहला वाला चैप्टर आपका रहने वाला है, ये चैप्टर आपको दिख रहा होगा वाटर डिमांड। पहले तो हमें पता करना पड़ेगा वाटर डिमांड, फिर हम फोर्स बनाएंगे। फोर्स बनाने के बाद कन्वेंस, कन्वेंस का मतलब होता है ट्रांसपोर्टेशन का जुगाड़। उस पानी को वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो ले जाने की पाइप होती है ना, वही कन्वेंस होता है। जैसे आपको मान लो डैम आपने बना लिया, आपने डैम बना लिया, ठीक है, जस्ट अ मिनट। जैसे आपने डैम बना लिए, तो डैम बनाने के बाद क्या होगा, डैम बनाने के बाद क्या होगा, आप पानी को, डायग्राम क्या हो रहा है, जस्ट मिनट गाइस। आपने डैम बना लिया, डैम की बॉडी है, क्या है आपका, डैम है, ठीक है। इधर पानी भरा है, इधर क्या है, पानी। जिधर पानी भरा हो तो फिर क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजर्वायर बोलते हैं। अरे जो कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता है, फिर जो बॉडी होती है, फिर डैम को बोलते हैं, जो वाटर को रोक के रखी होती है। अब ये जो पानी हम ले जाएंगे जो पाइप के थ्रू, फिर बोलते हैं कन्वेंस। क्या बोलते हैं, कन्वेंस। इसके बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो पहला वाला चैप्टर क्या रहेगा, वाटर डिमांड, इट्स फोर्स एंड कन्वेंस। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है आपको कि पहला वाला चैप्टर कहाँ से आया, कितना पानी चाहिए जनता को ये पता करना पड़ेगा, ठीक है। फोर्स क्या है ये पता करना पड़ेगा, पानी को कैसे ले जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट तक, ठीक है, कन्वेंस करना है, ये हमें पता करना पड़ेगा। दूसरा वाला चैप्टर वाटर क्वालिटी पैरामीटर पता चल गया। फिर वाटर क्वालिटी पैरामीटर पता होने के बाद ट्रीटमेंट ऑफ वाटर पता चल गया। फिर पानी साफ करने के बाद स्टोरेज कैसे करेंगे, किस तरीके से सप्लाई करेंगे, ये आपका फोर्थ चैप्टर में आएगा। फिर इसके बाद पानी जब यूज कर लेंगे, जो पानी गंदा पानी निकलेगा उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेक करनी होगी। वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स चैप्टर जन्म ले लिया। फिर आप क्या करेंगे, जो गंदा पानी होगा उसको लेके जब जाएंगे ना सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक, तो आपको सीवरेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, फीवर का कनेक्शन बनाना पड़ेगा। तो ये आप पढ़ेंगे 6वें चैप्टर के अंदर, ठीक है। फिर जब पानी पहुंचा देंगे तो उस पानी को किस तरीके से ट्रीटमेंट देना है, ये 7 चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो आपके जो 7 चैप्टर है पूरा का पूरा आपके किस पे बेस है, पानी पे बेस है, वाटर पे बेस्ड है, ठीक है, जो कि फ्लो डायग्राम से मैंने बता दिया। आपके एग्जाम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं, तो हो सकता है आगे चल के आ जाए, थोड़ा बहुत उसको फिर हम जिक्र कर लेंगे लास्ट में। लेकिन आपका पॉल्यूशन थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, एक लेक्चर में आपका कवर हो जाएगा, 2 क्वेश्चन इससे केवल आए हैं अभी तक, ठीक है। तो पॉल्यूशन के बारे में वाटर वाला सेगमेंट कंप्लीट होने के बाद इसको हम अच्छे से कवर करेंगे, ओके। तो आई होप आपको इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग समझ में आ रहा होगा। अब हम पहला वाला चैप्टर करते हैं स्टार्ट, पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इनमें से जो चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका वाटर डिमांड वाला इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी पैरामीटर वाला इंपॉर्टेंट है। हालांकि सारे के सारे चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है, इसमें आप कुछ किसी को लिस्ट आप नहीं कह सकते। जो छोटे चैप्टर है इसलिए फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन कम आए हैं, जैसे वेस्ट वाटर कैरेक्टरिस्टिक्स 1 या 2 घंटे का लेक्चर है, तो इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी कम आए हैं। तो इन चैप्टर को आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। तो पहला वाला चैप्टर स्टार्ट करें, ओके, चलते हैं। पहला वाला चैप्टर आपको आपके हमारे पीपीटी में शो हो रहा होगा, वाटर डिमांड, इट्स फोर्स एंड कन्वेंस। आई होप आपको मीनिंग पता चल गई कि वाटर डिमांड क्या होता है, फोर्सेस क्या होते हैं, कन्वेंस क्या होता है, आपको पता चल गया, ठीक है, आपको पता चल गया। अबे वाटर की डिमांड में भी एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट आएगा, अभी आगे हम चल के डिस्कस करेंगे थोड़े टाइम के बाद में,
कि ये वाटर डिमांड हम कैसे निकालते हैं एक्चुअल में, ये कैसे पता चलेगा हमको, वो हम निकाल के बताएंगे आपको। तो पहले वाले चैप्टर में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिसमें आपके एमपी सब इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2022 के अंदर, या पहले आए थे। पहले तो देख लेते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए थे, उनको हम पढ़ लेंगे। तो 2022 में जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। पहला टॉपिक रहने वाला है डिज़ाइन पीरियड। हम जो जितने भी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में यूनिट्स होती हैं उनके डिज़ाइन पीरियड के बारे में जानेंगे। अभी देखिए परेशान नहीं होना, ये थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन करूँगा ना, चीज़ें क्लियर नहीं होंगे तो जस्ट आप नाम सुन लीजिए, इसके बाद एक एक करके बहुत अच्छे से करने वाले हैं। दूसरा आपका रहने वाला है पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग, ये दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक रहेगा वेरियस टाइप्स ऑफ वाटर डिमांड। चौथा टॉपिक रहेगा द पर कैपिटा वाटर डिमांड। फिफ्थ टॉपिक रहेगा फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर है जो पर कैपिटा वाटर डिमांड को अफेक्ट करते हैं। वेरिएशन क्या होता है पर कैपिटा वाटर डिमांड में। सोर्स ऑफ वाटर के बारे में पढ़ेंगे। पाइप अपर्टेनेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, ये 8 टॉपिक पढ़ने वाले हैं। 8 टॉपिक पढ़ लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ओके, तो पहला वाला टॉपिक हम शुरू करते हैं। पहला वाला टॉपिक क्या है, डिजाइन पीरियड। देखिए आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप चाहें तो बाद में जब हम बता देंगे कि देखो लास्ट में हम क्या करेंगे ना, वीडियो के लास्ट में बता देंगे कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आप बना लेना, या फिर हम ऐप के सेक्शन में ना हम आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। शॉर्ट नोट्स उसमें इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट रहेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप केवल ध्यान से मेरी बातों को सुन लीजिए, उतना काफ़ी रहेगा। रिवीजन के लिए शॉर्ट नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, या फिर ये पीपीटी आपको मिल जाएगी, वहाँ से रिवीजन कर लीजिएगा। ओके, पहला आपका क्या है, डिज़ाइन पीरियड। ये डिज़ाइन पीरियड क्या होता है, डिज़ाइन पीरियड क्या है, एक टाइम का पीरियड होता है। दरअसल पीरियड यानी समय, ये टाइम का पीरियड होता है। ड्यूरिंग दैट स्ट्रक्चर इज फंक्शनल एंड सर्विसेबल। जो टाइम का पीरियड है 10 साल 5 साल 20 साल जो भी है, उस टाइम पे जो हमारा स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए, फंक्शनल होना चाहिए, प्रॉपर काम करते रहना चाहिए और हमें फुलफिल सर्विस देते रहना चाहिए। अब इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप वाटर यहाँ पर आप डिज़ाइन पीरियड किसका हम देखेंगे, वाटर सप्लाई स्कीम की बात करेंगे। वाटर सप्लाई, क्योंकि इन्वायरमेंट हम पढ़ रहे हैं, इसी की हम बात करेंगे, वाटर सप्लाई स्कीम। अब कोई वाटर सप्लाई स्कीम बनाते हैं तो इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं, बहुत सारे कंपोनेंट आते हैं। उन कंपोनेंट का जो डिज़ाइन पीरियड है वो अपने डिज़ाइन पीरियड तक प्रॉपर काम करते रहना चाहिए, और जिस पर्पज़ के लिए बनाए गए हैं वो पर्पज़ हमारा फुलफिल होना चाहिए। ये मतलब है आपके डिज़ाइन पीरियड का। ठीक है, चाहे वाटर सप्लाई स्कीम हो चाहे ब्रिज हो, या तो हम बात करेंगे दरअसल वाटर सप्लाई स्कीम की ही बात करेंगे। ठीक है, आपका जो डिज़ाइन पीरियड है तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। मान लो डिज़ाइन पीरियड बहुत ज़्यादा है, 50 साल का है। अब मान लीजिए आपने 2022 में कंस्ट्रक्शन किया, 2022 में आपने कंस्ट्रक्शन किया, आने वाले 10 साल बाद इस पर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई, तो जो 40 साल है आपका डिज़ाइन पीरियड है कोई काम का नहीं है, क्योंकि आपको 40 साल बाद 10 साल बाद जो नई एडवांस टेक्नोलॉजी आई है उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। इसलिए डिज़ाइन पीरियड ना तो बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ना तो बहुत कम होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है, कितना होना चाहिए ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कितने डिज़ाइन पीरियड होना चाहिए, तो बहुत सारे आपके यूनिट्स हैं, उन यूनिट के जो डिज़ाइन पीरियड है आपको डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से। तो ये आपका अब एग्जाम वाला इंपॉर्टेंट होता है कि ये वाले टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से ध्यान में रखिएगा, प्रॉपर इसको समझ लेते हैं। ठीक है, हालांकि तो बुक में दिया रहता है लेकिन फील नहीं आता, आपको कैसे याद कर पाएंगे। तो जो वेरियस यूनिट होती है उन यूनिट का डिज़ाइन पीरियड आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उन यूनिट का आपको डिज़ाइन पीरियड पता होना चाहिए। तो पहला वाला जो कॉलम है वो सीरियल नंबर पे है, दूसरा है यूनिट्स पर है, तीसरा है डिज़ाइन पीरियड है। पहला हमारा यूनिट है वेरियस वाटर ट्रीटमेंट यूनिट। मैंने आपको वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बताया थोड़ा सा कि जहाँ हम पानी को साफ करते हैं, ये आपका मान लो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। फ्लो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में बहुत सारी यूनिट होंगी, जैसे आपका एरिएशन होगा, सेडिमेंटेशन होगा, ठीक है, फिल्ट्रेशन होगा, बहुत सारी यूनिट होंगी, वाटर ट्रीटमेंट यूनिट होंगी। उन यूनिट का जो डिज़ाइन पीरियड है वो कितना होना चाहिए, कम से कम 15 ईयर्स होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 15 ईयर्स। किसकी बात कर रहा है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो यूनिट लगाई गई है पानी को साफ करने के लिए, उन यूनिट का जो डिज़ाइन पीरियड है 15 ईयर्स होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं देगा, क्वेश्चन ऐसा देगा कि फिल्ट्रेशन है, फिल्टर का डिज़ाइन पीरियड कितना होना चाहिए,
सेडिमेंटेशन का डिज़ाइन पीरियड कितना होना चाहिए, एरिएशन टैंक का डिज़ाइन पीरियड कितना होना चाहिए। तो जब आपको पता होगा कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट कितनी होती हैं तभी तो आप डिज़ाइन पीरियड बता पाएंगे। तो अभी तो आप ध्यान में रखिए कि वाटर ट्रीटमेंट यूनिट की 15 ईयर्स होती हैं। जब आपका तीसरा चैप्टर स्टार्ट होगा वाटर ट्रीटमेंट वाला तो वहाँ आपको पता चल जाएगा कौन कौन सी यूनिट होती हैं। दूसरा आपका क्या है, पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट। पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जो अलग अलग यूनिट लगाई गई हैं उसमें पानी कैसे जाएगा। देखो ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मान के चलो ए एक यूनिट है, बी यूनिट है, ए सी यूनिट है, डी यूनिट है। ये जो अलग अलग यूनिट लगाई गई हैं तो यहाँ पे पानी आ रहा है, यहाँ पे पानी आ रहा है, तो जो पाइप है ना ये पाइप के थ्रू पानी जाएगा। ये मान लो ए से बी यूनिट में पानी पाइप के थ्रू जाएगा, बी से सी यूनिट में पानी पाइप के थ्रू जाएगा, सी से डी में जाएगा। तो जो पाइप है, पाइप का कनेक्शन है, उन पाइप का जो डिजाइन पीरियड कितना होना चाहिए, कम से कम 30 साल। कितना होना चाहिए, 30 साल। अगला है सर्विस रिजर्वायर। सर्विस रिजर्वायर में दो आते हैं, एक होता है ओवरहेड वाटर टैंक और दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक। ओवरहेड वाटर टैंक आपने देखा क्या होता है, पानी साफ करने के बाद जहाँ पानी को स्टोर करते हैं फिर पानी आपके टाउनशिप में सप्लाई होता है, वो होता है ओवरहेड वाटर टैंक। दूसरा होता है अंडरग्राउंड वाटर टैंक पंप, जिसका हम जिक्र करेंगे आपके सीवेज में। कहाँ करेंगे, सीवेज में, जो अंडरग्राउंड होता है, जो ज़मीन के नीचे बनाया जाता है। इसका कितना होना चाहिए, 15 ईयर्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 15 ईयर्स। अगला आपका यूनिट होता है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क क्या है, आपने पानी को साफ कर लिया, ये आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट था, आपने पानी को साफ करके इस ओवरहेड वाटर टैंक में आपने स्टोर कर दिया। पानी स्टोर करने के बाद ये आपका टाउनशिप है, टाउनशिप में पानी सप्लाई करना है। तो पानी सप्लाई करने के अलग अलग तरीके होते हैं, आपने बहुत सारे पढ़े होंगे। उन 4 तरीके होते हैं बेसिकली। ये आपको जो चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd या 4th में आएगा उसको हम देखेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, पाइप को किस तरीके से बिछाना है पानी ले जाने के लिए, ठीक है, उनका होता है 30 साल। कितना होता है, 30 साल। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चारों यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चारों यूनिट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और पाइप कनेक्शन टू द सेवरल ट्रीटमेंट यूनिट का 30 साल, जो आपके ट्रीटमेंट यूनिट होती हैं और जो आपके रिजर्वायर वगैरह होते हैं उनका 15 साल। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अब ये बात करेंगे इस पर, आपने जो डेटा बताया है डेटा किसके बेस पे है, ये डेटा आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, भारत सरकार ने डेटा दी है। उनका एक मैनुअल होता है, यहाँ पर मैंने नोट करके पॉइंट लिखा है, ऑल द एबव डिजाइन पीरियड आर एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मैनुअल ऑन वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई के लिए किस तरीके से आपको डिजाइन करना है, सारा का सारा एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है, उस डॉक्यूमेंट से सारे डेटा लिए गए हैं, सारे डेटा लिए गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिजाइन पीरियड किसके अंतर्गत आता है, किसने इसको देता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आते हैं। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। तो हमने पहला वाला टॉपिक पढ़ लिया, पहला वाला टॉपिक पढ़ लिया डिजाइन पीरियड के बारे में, ठीक है। पहले वाले चैप्टर का पहला वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग। दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे हम, पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग। ये क्या होता है, पॉपुलेशन फॉर कॉस्टिंग, ये क्या होता है। पॉपुलेशन क्या मतलब जनता, फॉर कॉस्टिंग यानी आने वाले टाइम पे कितनी जनता हो जाएगी, है ना, आने वाले समय में कुछ टाइम के बाद कितनी जनता हो जाएगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब इसको थोड़ा मैं अच्छे से इलेबोरेट करके समझाता हूँ कि क्या होता है। जैसे आप मान लीजिए वाटर सप्लाई स्कीम बना रहे हैं, ये टाउन है, इस टाउन के लिए आप वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, टाउन के लिए वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं, वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन कर रहे हैं। तो जो वाटर सप्लाई स्कीम डिज़ाइन करेंगे तो इसके लिए क्या क्या ज़रूरी होता है, पहले हम देखेंगे इस टाउन में जनता कितनी रहती है, इस टाउन में जनता कितनी रहती है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर ये इम्पोर्टेंट है जनता को एक दिन में पानी कितना चाहिए, यानी पर कैपिटा वाटर डिमांड। तो उससे पहले हमें पता चल जाए जनता कितनी रहती है। तो मान लो लेटेस्ट में इस टाउन में जनता रहती है 15,000, कितनी रहती है, 15,000 जनता यहाँ रहती है। अभी मान लो 15,000 जनता यहाँ रहती है 2022 के टाइम पे, 2022 के टाइम पे यहाँ जो जनता रहती है वो 15,000 रहती है, ठीक है। अब ये वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाएंगे तो आप हर एक साल थोड़ी बनाते हैं, इसका भी कुछ डिज़ाइन पीरियड होता है। मान के चलते हैं, लेट सपोज इसका डिज़ाइन पीरियड आपका है 10 साल का, कितना है, 10 साल का। तो ये आप वाटर सप्लाई स्कीम जो बनाएंगे 10 साल के लिए,
तो इसका जो ड्यूटी होती है, ये जो वाटर सप्लाई स्कीम है वो इस तरीके से काम करनी चाहिए कि 10 साल तक जितनी भी जनता यहाँ हो, अभी 15,000 जनता है, आने वाले 10 साल बाद यानी 2032 के अंदर जनता बढ़ेगी, ऑब्वियस सी बात है जनता बढ़ेगी, तो उन जनता के लिए पानी मिलना चाहिए। तो भैया आप किसके लिए डिज़ाइन करोगे? 15,000 के लिए। 15,000 के लिए करेंगे तो आज इस साल के लिए होगी, अगले साल तो और जनता बढ़ेगी, वहाँ युवा लोग रहते होंगे, शादी करेंगे, बच्चे होंगे, है ना, पॉपुलेशन ग्रोथ होगी। जब पॉपुलेशन की ग्रोथ होगी तो भैया वहाँ जनता बढ़ने वाली है, पॉपुलेशन बढ़ने वाली है। तो आप 15,000 के लिए डिज़ाइन नहीं कर सकते हैं। आपको क्या करना होगा, आने वाले 10 साल के अंदर आप 2032 तक के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं ना अपनी स्कीम को, वाटर सप्लाई स्कीम 2032 तक प्रॉपर काम करनी चाहिए। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि 2032 में यहाँ पॉपुलेशन कितनी होगी, 2032 में पॉपुलेशन कितनी होगी, और उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको वाटर सप्लाई स्कीम का डिज़ाइन करना होगा। जो मैंने फ्लो चार्ट बनाया था ना, जो फ्लो चार्ट है, और जो ये आपका एक स्कीम ही है, समझ लो वाटर सप्लाई स्कीम मैंने बताया था, वो प्रॉपर जो फ्लो चार्ट है वो डिजाइन होगा 2032 में जितनी पॉपुलेशन होगी उसके अकॉर्डिंग। तो वही हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग कि 2022 में 15,000 पॉपुलेशन है, तो 2032 में कितनी पॉपुलेशन होगी। इसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स को समझ लेंगे तो सारे के सारे कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके सब इंजीनियर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बनता ही बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सी मेथड्स हैं? ठीक है, बहुत सारे वेरियस मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग। कौन सी मेथड है? दो टाइप की मेथड होती है, एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा होता है आपका ग्राफिकल मेथड। एक होता है न्यूमेरिकल मेथड, दूसरा होता है आपका ग्राफिकल मेथड। तो पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिकल मेथड की। गाइज मैंने पीपीटी इसलिए बना रखी है ताकि आपका टाइम सेव हो, अदरवाइज लिख लिख के पढ़ाने का अलग ही कुछ फीलिंग होती है, बट ये है कि पीपीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम आपके पास कम है। ठीक है, यदि आप प्रतिष्ठा बैच में ज्वाइन करते हैं तो सारी चीज़ें, सारे के सारे सब्जेक्ट आपको इसी तरीके से पढ़ाए जाएंगे, इसी तरीके से। मैक्सिमम सब्जेक्ट जो है ना आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनको थोड़ा डिटेल में करना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट का वेटेज कम है उनको कम तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। तो आपके जो 25 सब्जेक्ट होते हैं, 18 टेक्निकल के, 7 नॉन टेक के, ये सभी सब्जेक्ट इसी तरीके से बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे। आप एक बार लेक्चर देख लेंगे ना तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे उस पर्टिकुलर टॉपिक को। ठीक है, और डिटेल में हम बता ही दिए हैं कल के वीडियो में हम क्या क्या कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। फिर भी कोई क्वेरी है तो डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप फ़ोन लगाइए और वहाँ बात करिए और डिटेल में आपको जानकारी प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो चलिए न्यूमेरिकल मेथड की बात करते हैं। न्यूमेरिकल मेथड में कौन कौन सी मेथड्स आती हैं? न्यूमेरिकल मेथड में 4 मेथड आती हैं। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। ये आपको पता होना चाहिए कौन सी मेथड किसके अंतर्गत आती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड। जो ग्राफिकल मेथड होती है इसमें 2 मेथड आती हैं, लॉजिस्टिक कर्व मेथड एंड कंपैरेटिव पॉपुलेशन मेथड। इसमें 2 मेथड आती हैं। अब हम बात करेंगे पहले वाली मेथड की, पहले वाली मेथड न्यूमेरिकल मेथड की, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की। अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए समझते हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड क्या है। कुछ नाम से आइडिया लग रहा है आपको? अर्थमेटिक, अर्थमेटिक क्या होता है? कुछ एवरेज सा लग रहा है आपको? एवरेज, औसत सी बात समझ में आ रही होगी, नाम से कुछ औसत सा आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में क्या होता है, इसके 3-4 पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। पहली बात यह है कि ये जो इस मेथड से जो आप पॉपुलेशन निकालेंगे, ठीक है, पॉपुलेशन निकालेंगे, एज पर दिस मेथड पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट। इसमें हम मानते हैं, हमें जूम करते हैं कि जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी ना वो कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी। किस तरीके से कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगी उसको मैं अभी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने वाला हूँ कि अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में किस तरीके से पॉपुलेशन एक कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी मेथड है जिसमें पॉपुलेशन कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है, तो होगा अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। क्या होगा? अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। ठीक है, तो मैं आपको कुछ मैं लिख के बता देता हूँ कहीं पास, जस्ट अ मिनट, क्योंकि लिखने की हैबिट थोड़ी सी है ना अपनी। फार्मूला क्या होता है, देखिए हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड के। तो अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड में किस तरीके से आप फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालेंगे। ठीक है, किस तरीके से फ्यूचर की पॉपुलेशन निकालेंगे, तो इसके लिए मैं फार्मूला बता रहा हूँ, फिर क्वेश्चंस भी करवाएंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे।
इसका फार्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस एन एक्स बार। ये आपका फार्मूला होता है Pn इज इक्वल टू P0 प्लस एन एक्स बार। तो समझ लेते हैं Pn क्या होता है। Pn का मतलब होता है पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड्स। P0 का मतलब होता है पॉपुलेशन आपने जो सेंसस लास्ट वाले सेंसस में पता की है, ठीक है, या फिर पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बस 5 मिनट टाइम दीजिए। पॉपुलेशन एट प्रेजेंट। एन क्या होता है, नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड्स। एक्स क्या होता है, एक्स बार। एक्स बार क्या होता है आपका, एक्स बार होता है कि ऑन एन एवरेज पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन पर डिकेड्स। ऑन एन एवरेज हर डिकेड पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा। अब एक हम क्वेश्चन लेता हूँ, एक क्वेश्चन लेता हूँ, उस क्वेश्चन की हेल्प से आपको मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो आपको बहुत अच्छा समझ में आ जाएगा। मैं स्पेस यहाँ पास है तो यहीं पास फॉलो कर लेते हैं उस क्वेश्चन को, तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ एक। देखिए एक क्वेश्चन ऐसा है कि तो आपको मैं इस मेथड को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप ये समझो, ये टाइम लाइन दिया हुआ है, कुछ टाइम लाइन दिया है। यहाँ है आपका ये 1970 है, ये आपका है 1980, ये है आपका 1990, ये आपका है 2000, ये आपका है 2010, ये है आपका 2020। मान लो क्या है, 2020 है, ठीक है। अब देखो 1970 में जो पॉपुलेशन है वो 5 लाख है। 1970 में पॉपुलेशन क्या है, 5 लाख है। 1980 में मान लो 7 लाख पॉपुलेशन है। 1990 में मान लो 8 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। और इसमें मान लो 10 लाख पॉपुलेशन है, ठीक है। इसमें मान लो 13 लाख पॉपुलेशन है। कितनी पॉपुलेशन है, 13 लाख पॉपुलेशन है। आपको बताना है 2020 में कितनी पॉपुलेशन होगी। 2020 में कितनी पॉपुलेशन होगी। एक बात ध्यान में रखिए कि जब पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग करते हैं ना, तो मान के चलो 2010 में आप स्कीम डिजाइन कर रहे थे तो 2020 में 10 साल के लिए था, तो 2020 में कितनी पॉपुलेशन होगी ये पता करना है। तो उसके पहले का डेटा पता होना चाहिए। वो डेटा जब जनगणना होता है ना, जनगणना में सारा डेटा आपको मिल जाता है। जब आप ये सब डिज़ाइन वगैरह करेंगे, सिलेक्शन हो जाएगा, सारा काम करेंगे तो अच्छा खासा आइडिया आपको भी हो जाएगा। तो अब देखते हैं कि इसमें 2020 में कितनी पॉपुलेशन होगी, हम किस तरीके से निकालेंगे, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड की हेल्प से। तो देखिए ये 5 लाख से 7 लाख यानी कितने लाख का गैप है, 2 लाख का। 7 से 8 लाख कितने लाख का गैप है, 1 लाख का। 8 से 10 लाख 2 लाख का। 10 से 13 लाख 3 लाख का। ये आपके पास क्या आ गए, पॉपुलेशन इस रेट से इंक्रीज हो रही है। पहले 5 लाख से 7 लाख हुई, 7 लाख से 8 लाख हुई, 8 लाख से 10 लाख हुई, 10 लाख से 13 लाख हुई। यानी हम कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं गाइज, कि पॉपुलेशन इस रेट से इंक्रीज हो रही है। पॉपुलेशन इस रेट से इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो ये तो अलग अलग डिकेड्स में देखो 70 से 80 यानी एक डिकेड में कितना होता है, 10 साल होता है ना। एक डिकेड में कितना होता है, 10 साल होता है। एक दशक में 10 साल होता है। तो एक डिकेड में पॉपुलेशन 2 लाख इंक्रीज हुई। फिर 1980 से 1990 1 लाख, एक डिकेड हुआ तो 1 लाख इंक्रीज हुई। 1990 से 2000 में 2 लाख इंक्रीज हुई। यानी हर डिकेड अलग अलग रेंज में पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो ऑन एन एवरेज कितनी इंक्रीज हो रही है, हमें ये निकालना पड़ेगा। तो आप क्या करो ना, एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लो। एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, या फिर कह सकते हैं ऑन एन एवरेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना हो जाएगा, 2 1 3 2 5 3 8। गैप कितने का है, 1 2, यहाँ पर कितने साल है, सेंसस कितने टोटल, 4 हो जाएंगे ना, 4। तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ऑन एन एवरेज हर डिकेड जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो किस डिकेड से इंक्रीज हो रही है, 2 लाख की दर से इंक्रीज हो रही है। ऑन एन एवरेज हर डिकेड पॉपुलेशन 2 लाख की दर से इंक्रीज हो रही है। तो जो आपका एक्स बार की वैल्यू था, एक्स बार कितना हो जाएगा आपका, 2 लाख हो जाएगा। एक्स बार कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर समझते हैं, ये जो आपका 2010 है ये हमारा लास्ट सेंसस है, जब हमें पता था कितनी पॉपुलेशन है, लास्ट जनगणना थी,
है ना, यानी कह सकते हैं प्रेजेंट में कह सकते हैं। लेट सपोज 2010 में, आजकल 2022 नहीं लगा है, मान 2010 लगा हुआ है, तो 2010 में पॉपुलेशन कितनी है, 13 लाख है, यानी कितनी पॉपुलेशन है प्रेजेंट में, कितनी है, 13 लाख है। तो जो आपने बताया था पी नॉट कितना हो जाएगा आपका, 13 लाख, कितना हो जाएगा आपका, 13 लाख हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2010 से 2020 कितने डिकेड का गैप है, केवल एक डिकेड का गैप है, केवल एक डिकेड का गैप है, तो यहाँ पे एक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, एक डिकेड आ जाएगा। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, पी एन इज इक्वल टू पी0 प्लस एन एक्स बार। मैं रैंडम एग्जाम्पल लिया हूँ, कोई अच्छा सा एग्जाम्पल और लेंगे बताने के लिए। पी एन क्या था, पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड। एन डिकेड का मतलब क्या है, यहाँ पर 2010 से 2020 यानी एक साल बाद, यानी एक डिकेड के बाद, 10 साल बाद ना, तो एक डिकेड के बाद, तो पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड हो जाएगा। पी0 का मतलब होता है प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, वो आपने देख लिया। एन क्या है, नंबर ऑफ डिकेड एक है, और एक्स बार क्या है, ये आपका 2 होगा। यहाँ पर मान लो 2030 में पूछता और 2010 में आपको पता था, तो नंबर ऑफ डिकेड कितने हो जाते, 2। 2040 में पूछता तो 3। तो इस तरीके से बढ़ते जाते। ये जस्ट एक रैंडम एग्जाम्पल था, इसको आप कैलकुलेट कर लेना, बहुत ही सिंपल है। क्लियर हो गया ना। क्वेश्चन आएगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बन सकते हैं। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर्टिकुलर किसी एग्जाम में, किसी जेईई एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था, इसको कर लेते हैं, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन एज पर सेंसस रिकॉर्ड वेयर 2 लाख, 2,10,000, 2,30,000, 1981, 1991, 2001 रिस्पेक्टिवली। ये बोल रहा है कि कोई शहर है, किसी शहर में जनगणना का रिकॉर्ड आपके पास है, सेंसस का रिकॉर्ड है कि आपके 1981 में जो पॉपुलेशन थी 2 लाख थी, फिर 2,10,000 हुई, फिर 2,30,000 हुई। तो आप ये बताइए, आपको क्या निकालना है, पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इन द ईयर 2011। 2011 में पॉपुलेशन कितनी होगी, यूजिंग अर्थमेटिक मीन मेथड। अर्थमेटिक मीन मेथड को यूज़ करना है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, और आंसर आपको बताना है। तो भैया बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं इसको, बहुत ही आसान तरीके से। चलिए हम कर लेते हैं, पहले हम तो लिख लेते हैं ईयर। मैं भी लिख लिख के बता रहा हूँ ना इसको, आपको 1 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा एग्जाम में लगाने में, 1 मिनट का टाइम लगेगा, सिंपल सी कैलकुलेशन है। लेकिन मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं थोड़ा समझाऊंगा अच्छे तरीके से। पहली बात तो हमें ईयर पता हो जाए, फिर उस ईयर में पॉपुलेशन कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है ना, पॉपुलेशन। फिर हम देखेंगे कि पॉपुलेशन किस रेट से इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, इंक्रीज इन पॉपुलेशन, किस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। तो पहला आपका ईयर दिया 1981, दूसरा आपका ईयर दिया 1991, तीसरा आपका ईयर दिया 2001, फिर आपसे पूछा कब है, 2011 वाला पूछा था। कितनी पॉपुलेशन थी इसमें, इसमें आपकी 2 लाख पॉपुलेशन थी। फिर इसमें पॉपुलेशन हो गई आपकी 2,10,000, फिर इसमें पॉपुलेशन हो गई थी 2,30,000, ये आपको दिया हुआ है। तो अब आप देखिए, जो तीसरा कॉलम है खुद से निकालना है कि 1981 से 1991 में कितना पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। ये पॉपुलेशन इंक्रीज हुई थी आपकी 10,000, कितनी, 10,000। दो, फिर यहाँ 1991 से 2001 में कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, 20,000, 20,000 पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है। तो आप निकाल सकते हैं ना कि ऑन एन एवरेज कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, एक्स बार इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 लाख, मतलब यहाँ कितना था 10,000, 20,000, तो टोटल कितना हो जाएगा आपका 30,000, और कितना गैप है 2, ठीक है, 2 का, तो कितना हो जाएगा आपका 15,000। तो ऑन एन एवरेज हर डिकेड जो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो 15,000 से इंक्रीज हो रही है। अब इसीलिए तो इस मेथड को हम बोलते हैं कांस्टेंट मेथड। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट मेथड। यानी इस अर्थमेटिक मीन मेथड या फिर अर्थमेटिक एवरेज मेथड से जो पॉपुलेशन हर डिकेड इंक्रीज होती है ना, वो कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होती है, कांस्टेंट वैल्यू से इंक्रीज होती है। यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट आपको दिया था कि एज पर दिस मेथड पॉपुलेशन इंक्रीज एट कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होती है। क्योंकि मैंने एवरेज निकाल दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि हर एक डिकेड जो पॉपुलेशन इंक्रीज होगी 15,000 से इंक्रीज होगी। तो चलिए निकालिए आप कि भैया पी.एन 2011 में कितनी पॉपुलेशन होगी। तो फार्मूला क्या होगा, पी.एन इज इक्वल टू पी0 प्लस एन एक्स बार। पी.एन क्या है आपका
PN क्या 2011 इक्वल टू P0 यानी लास्ट में कितनी पॉपुलेशन थी 2,30,000 है ना, यानी 2001 की पॉपुलेशन। नंबर ऑफ डिकेड कितने हैं आपके 1 हैं, एक्स बार कितना है 15,000 है। तो आप इसको फॉलो कर लीजिए। यहाँ पास कितना होगा 2,30,000 प्लस 15,000, ये कितना आ जाएगा 2,45,000, 2,45,000। तो आसानी से आप टिक कर सकते हैं 2,45,000 में, ठीक है। अब मान लो आपसे सब कुछ बनता है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो फटाफट आप यहीं से निकाल लेंगे। देखो मेरे को इसको लगाने में 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लगता एग्जाम में, क्योंकि बहुत सिंपल सी कैलकुलेशन थी। अच्छा कितना था 2,10,000, 2,30,000, तो फटाफट आप यहाँ फिर एवरेज निकालते, डिवाइड करते, फार्मूला में वैल्यू पुट करते, आंसर आ जाता। तो इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं, इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। चीज़ें बहुत आसान है। पहला वाला क्लियर हो गया, अर्थमेटिक इंक्रीज मेथड। दूसरा अपन चलते हैं ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्या होती है, ठीक है। पहले वाले के जो फार्मूला है और पॉइंट उनको नोट कर लीजिएगा और क्वेश्चन लगा लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ओके। अगला आपका जो मेथड है गाइस वो है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अगला मेथड क्या है ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, चलिए कर लेते हैं उसको। ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा मेथड है। इस मेथड को भी समझेंगे और यहाँ से भी आपके एग्जाम में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे। न्यूमेरिकल तो आपके सब इंजीनियर में बन नहीं सकते, देखते हैं बनते कि नहीं बनते, अभी तक तो बने नहीं हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे क्वेश्चन होंगे, ज्योमेट्री की बात हो रही है। आपने पढ़ा होगा मैथ के अंदर ज्योमेट्री के बारे में आपने पढ़ा होगा। अच्छा इसका नाम और एक होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, आल्सो नोन एज यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। जब पढ़ लेंगे तो क्लियर हो जाएगा क्यों बोलते हैं यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड। इसका नाम होता है यूनिफॉर्म इंक्रीज मेथड, ठीक है। इसका यूज वहाँ करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया में करते हैं जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ना बहुत स्पीड से होती है। अब क्यों यूज़ करते हैं सर, इसमें क्या ऐसा खास होता है अभी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, अभी बताऊंगा। तो ध्यान में रखिएगा कि ज्योमेट्रिक इंक्रीज मेथड का यूज वहाँ करते हैं जहाँ पॉपुलेशन की ग्रोथ बहुत स्पीड से होती है। अब इसमें किस तरीके से वैल्यू निकालते हैं, पॉपुलेशन फॉरकास्टिंग कैसे करते हैं, इसका एक फार्मूला है। ये फार्मूला आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। Pn इज इक्वल टू P0 ब्रैकेट 1 प्लस R/4 की पावर n। सारी चीज़ें वही हैं। Pn क्या होता है पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड, Pn क्या होगा पॉपुलेशन आफ्टर n डिकेड्स। P0 क्या होता है पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, पॉपुलेशन एट प्रेजेंट, प्रेजेंट में पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है। अब यहाँ पास n क्या होता है नंबर ऑफ डिकेड, नंबर ऑफ डिकेड्स। अब यहाँ पास जो r है ना, r कुछ अलग है, r कुछ अलग है। r के बारे में बता देता हूँ। r क्या होता है, r होता है कि पर डिकेड कितने परसेंट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। द पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन कह सकते हैं, द पर डिकेड परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। उसमें क्या था अर्थमेटिक एवरेज मेथड में, वहाँ हम देखे थे कि जो पॉपुलेशन है कि मैंने निकाला मान लो 15,000, तो मैं कह सकता था कि 15,000 पर डिकेड से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, एक वैल्यू थी। लेकिन यहाँ एक वैल्यू नहीं है, एक परसेंटेज आएगा कि पर डिकेड इतने परसेंटेज से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ये आर होता है। अब आर को कैसे निकालेंगे, या फिर कह सकते हैं ऑन एन एवरेज इतना परसेंट है जिससे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज कह सकते हैं इसको, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज पॉपुलेशन, एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन। बिना क्वेश्चन के फील नहीं आएगी, इसके करवाऊंगा क्वेश्चन। एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है। फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट फार्मूला पूछ सकता है आप एग्जाम में, माइनस वगैरह कुछ भी लड़का के दे देगा आपको। अच्छा अब आर की कैलकुलेशन कैसे करें, है ना। तो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा था कि कैलकुलेशन ऑफ आर, आर की कैलकुलेशन आप कैसे करेंगे। इसके दो मेथड होते हैं आर की कैलकुलेशन के लिए। एक मेथड होता है अर्थमेटिक एवरेज मेथड, अर्थमेटिक एवरेज मेथड। दूसरा आपका होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। क्या होता है ज्योमेट्रिक एवरेज मेथड। तो इसके भी फार्मूले होते हैं जो कि हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। आज मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई उसको आपको ध्यान में रखना है। जो कल की क्लास इन द सेंस जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उस पर हम डिस्कस करेंगे। देखो हम क्या करते हैं ना, वीडियो को बहुत आराम से रिकॉर्ड करके आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो। लाइव में बहुत सारा टाइम चला जाता है वेस्ट,
कोई भी डाउट आता है ना, आप 9340888429 पे हमें कॉल या व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। इस नंबर पे हमें आप कॉल या व्हाट्सअप कर देना, आपकी जो भी क्वेरी होगी सॉल्व हो जाएगी, ओके। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था आज की क्लास में तो पहली बात तो आपको इन्वायरमेंट का वेटेज पता चल गया, ठीक है। दूसरा आपको ये पता चल गया इन्वायरमेंट के वेटेज के अलावा कि इन्वायरमेंट को समझना कैसे, एक फ्लो डायग्राम पता चल गया। तीसरा आपको डिजाइन पीरियड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान में रखिएगा। चौथा कौन कौन से मेथड होते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, उनको ध्यान में रखिएगा, ओके। तो गाइज अभी आपके पास मौका है, प्रतिष्ठा बैच ज्वाइन करिए और वहाँ से अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।